बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरमीम के हवाले से बहुत बैठकें हुई और कल रात देर गए तक ये बैठकें जारी रही हैं, जिसमें रवाबित भी हुए हैं, जिसमें मुसव्विदा एक दूसरे से शेयर भी किया गया, उसके निकात के ऊपर भी बात की गई। पहले कहा गया इत्तफ़ाक़ राय हो गया, फिर बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से मुशावरत की, लेकिन ड्राफ्ट पेश नहीं किया। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ड्राफ्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमारा इत्तफ़ाक़ राय इनके साथ हो चुका है, लेकिन ये डिस्कशन जो है वो बानी PTI इमरान खान के साथ की जाएगी और उनके साथ अगर मुलाकात होती है तो फिर बात की जाएगी। आज का जो इजलास था, सेनेट का इजलास और कौमी असम्बली का इजलास, वो दोनों जो हैं मुलतवी करके कल के दिन पर रख लिए गए हैं। आज सेनेट के इजलास के बारे में कहा गया कि बहुत बहस मुबाहिसा हो चुका, अब कल होगा इसका इजलास। आज की जो मीटिंग्स थी या खुसूसी कमेटी का जो इजलास था, उसके अंदर जो गुफ्तो शुनीद हुई है, उसके अंदर जो आगे बढ़ने की बातें हुई हैं, कहा यह जा रहा है कि इस मुसव्वदे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इत्तफाक किया है किसी हद तक, लेकिन उनके अभी जो लोग हैं, इसका हतमी फैसला जो है वो बानी PTI के फैसले से मशरूत है कि वो क्या कहते हैं। कयास राइयाँ ये की जा रही हैं कि कल के दिन वो मुसव्वदा, जिसे आज पहले ये सुनने में आया कि वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया, फिर PM हाउस उसकी तरदीद करता रहा कि ऐसा मुसव्वदा कोई भी मंजूर नहीं हुआ। कल अगर उसे पेश किया जाता है कौमी असम्बली में और फिर ऐवान बाला से उसकी मंजूरी ली जाती है, तो उसमें किस हद तक तब्दीली है। अभी जो चीदा निकात मंजर आम पे आए हैं, उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो खुसूसी कमेटी जो है वो करेगी। जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील करने की बातें हैं, जिसमें कौमी असम्बली से वफाकी हुकूमत का एक नुमाइंदा होगा, सेनेट से उनका एक नुमाइंदा होगा, अपोजिशन का भी सेनेट से एक नुमाइंदा होगा और कौमी असम्बली से भी एक नुमाइंदा होगा, पाकिस्तान बार का नुमाइंदा होगा, अटॉर्नी जनरल उसका हिस्सा होंगे, वज़ीर कानून होंगे और इसके अलावा एक खातून रुकन उसकी होगी या फिर गैर मुस्लिम जो है वो उसका रुकन होगा। और वो उसकी अहलियत क्या होगी, सेनेट का मेंबर बनने की अहलियत उसकी होगी। वो टेक्नोक्रेट की बुनियाद के ऊपर सेनेट का इलेक्शन भी लड़ सकेगा। और इसमें एक और बात है, सू मोटो का जो इख्तियार है, वो सू मोटो का इख्तियार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अब नहीं होगा। वो खुसूसी कमेटी उसका इख्तियार लेगी या पार्लिमानी कमेटी अगर कोई तजवीज़ करके भेजती है तो उसके पास इख्तियारात होंगे। ये वो मुसव्वदा है जिसके तहत 186A के तहत जो चीज़ें तश्कील पानी है, उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर की गई हैं। फिर कुछ केसेस, यानी अक्सर औकात ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई चला जाए तो उसे कहा जाता है कि मुतल्लिका फॉरम पे पहले रुजू करें, यानी आप हाई कोर्ट के पास जाएं और हाई कोर्ट में अगर केस लगा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करते। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा कि वह हाई कोर्ट में चलते हुए केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दे या सुप्रीम कोर्ट खुद उसे अडॉप्ट कर ले। अब इसके ऊपर इत्तफाक राय किस हद तक है, आज की चहमगोइयाँ, उसकी अंदर की कहानी जानते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज क्या जो बैठकें थीं वो नतीजा खेज साबित हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सर, चूँकि आज सारा दिन घर रहा तो TV देखता रहा ना, और कोशिश की कि TV पे जो चल रहा वो देखा जाए। तो मुझे कभी इम्कान था, चूँकि बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने और बड़े बड़े रावी को चैन लिखने वालों ने, सर अभी प्रोग्राम शुरू हुए 3-4 मिनट भी नहीं हुआ सर, आप डायरेक्ट आ गए हैं मुझ पे। चले सर, सॉरी। तो उन्होंने दावा किया था कि आज सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। अच्छा, सेनेट से भी हो जाएगी? सेनेट, उन्होंने कहा पहले सेनेट में पेश की जाएगी। अच्छा। और इतने दावे थे और इतने वो पंजाबी के अड्डे पक्के मुँह ना दावे सन कि बंदा सोच भी नहीं सकता, बड़ा सीरियस हो गया ना। तो दावे थे, फिर कुछ लोगों के ट्वीट भी थे, सारा कुछ था। फिर अचानक ख़बर चली जैमर की और बाकी चीज़ों की, लेकिन फिर जब ये ख़बर चली तकारीर के बाद कि इजलास मुलतवी हो गया, तो मैंने वैसे ही ये एक सहाफ़ी को फ़ोन किया, तजज़ियाकार हैं, मैंने कहा जी मैं तो आपकी ख़बर पे यकीन बड़ा करता था, तो आपने तो आज ये तरमीम करवानी थी, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये को होगा तो रात को प्रोग्राम तो करना है, उसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने मुझे आगे से कहा कि काम तो यही था, हर चीज़ तो यही थी, लेकिन गिनती का मसला पड़ गया। अच्छा, उसने कहा गिनती का मसला पड़ गया। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद
काबीना का इजलास आपको पता है पहले हुआ, फिर किसी ने कहा मंजूर होगी, किसी ने कहा नहीं हुई। फिर बिलावल साहब की तकरीर भी आपने सुन ली सारी। बिलावल साहब ने काजी फ़ाइज़ जैसा साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है। और जब सियासी जमातें जजिस को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नाम लेना शुरू करते हैं तो वो भी ख़ुद ये कहते हैं कि मुतनाज़ा हो जाते हैं। तो मेरे पास जो असर साहब आप ख़बर पूछना चाहते हैं, जो मेरे पास इतला है मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ नहीं जा रहे जी। मौलाना फजलुर रहमान आज के दिन तक, कल की सुबह तक हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। नंबर 1, वो आईनी मसावदा जिसकी बात हो रही है, जिसे आपने अभी कहा कि उस कमेटी से वो पास हो गया, उस पर वाज़े मौक़िफ़ आ गया है उस कमेटी में बैठी उस मोहतरमा शाहिदा साहिबा का कि हमने तो उसकी मुखालफत की है, हम तो उस पर मुत्फिक हैं ही नहीं, अभी हमने उस पर सोच विचार करनी है, मशावरत करनी है, किस तरह ये हमारा कर दिया गया ना। और अहमद डोगर साहब ने भी इसकी वाज़े तौर पे कर दी। तो दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। आज रात फिर दोबारा कुछ तस्बीह फेरी जाएगी, कुछ लोग तस्बीह फेरने जाएंगे उनके घर, कुछ सुबह जाएंगे, कुछ दोपहर को जाएंगे, कुछ शाम को जाएंगे, ये सारा कुछ तो चलेगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कल सुबह जब आप उठेंगे उस वक्त भी आपको ये नज़र आएगा कि मौलाना साहब हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा राना साहब, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मुझे नहीं पता लगा आपने क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसे सीनियर तरीन सहाफ़ी की नज़र से वो किस तरह ओझल हो गई, तो आप भी शायद रावी चैन लिखना शुरू कर दिया आपने, तो इसलिए आपकी नज़र से नहीं गुजरी। असर तो खबर वो है, सबसे बड़ी बात तो वो है, सबसे अहम खबर ही वो है। उससे तो जोड़ लें फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वजाहती बयान को। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जब खबर भेजी गई ना, और कहा गया कि इसे ज़राए से चला ले, और तमाम सहाफ़ियों को, तमाम ज़िम्मेदारान को एक जैसी खबर भेजी गई, एक भी लफ्ज़ चेंज नहीं किया गया। टिकट्स में अक्सर आप बनाओ टिकट तो चेंज हो जाते हैं ना, लफ्ज़ वाल्व, टिकट भी किसी के चेंज नहीं थे, आप उठा के देख लें ना सारा। तो उस पर मैंने छोटे भाइयों जैसा एक दोस्त है वहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट्स को कवर करता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार फ़ोन करके भाई ये कन्फर्म है सीटें देने लगे हैं? उसने कहा जी हमें तो हुक्म मिला, ये खबर इसी तरह चलानी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो जब एक टीवी चलाता है तो हमें भी चलानी पड़ गई है। मैं कहा ठीक है, तो मैं कहा सीटें दे रहे हैं? उसने मुझे कहा कि सीटें दें या ना दें ये मौलाना साहब को और कुछ लोगों को पाँव से निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। मैं कहा यार कैसे हो जाएगा, मान ले सीटें दे दी, मान ले इनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, मान ले इन्होंने पार्लियामेंट से मंजूरी करा ली, लेकिन सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में तो नहीं ना 2/3 अक्सरियत। इलेक्शन कमीशन पहले तो सेनेट के इलेक्शन कराएगा KPK के यासिर साहब, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा उस पर उसने कहा हाँ ये भी है। फिर 10 मिनट नहीं गुजरे, 15 मिनट नहीं गुजरे, थोड़ा ही टाइम गुजरा और वो इलेक्शन कमीशन साहब पर एक बम बनकर गिरा सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आप मुझे समझा दें, क्योंकि मैं आपकी चीज़ समझ लेता हूँ ज़रा कि किस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन जो है उस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से किसी और को नशिस्तें देता है। अगर इलेक्शन कमीशन अब भी कल के दिन या पीर के रोज़ किसी और को नशिस्तें दे देता है और इस फैसले को नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान में आप आइन का भी जनाजा निकलता देखेंगे, बल्कि जनाजा निकल गया आइन का भी, पाकिस्तान में फिर कानून का भी जनाजा निकल गया और पाकिस्तान में फिर जमहूरियत का भी जनाजा निकल गया।
राना साहब, क्या मौलाना को अपने अराकीन के बारे में कुछ तशवीश है? गुफ्तगू सुनवाते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको साइड पे ले जाके तंबीह की या उन्हें सिफारिश की कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका ऐलान कर दें। मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनवाइए कि मौलाना साहब को कामरान मुर्तज़ा साहब क्या टेट कर रहे हैं या उनको कामरान मुर्तज़ा साहब टेट कर सकते हैं उन्हें? नहीं, कामरान मुर्तज़ा साहब जो आज आप रावी चैन लिख रहे हैं, चले कामरान मुर्तज़ा साहब आज से आपको आप हमारे रावी हैं। कह दीजिएगा मौलाना साहब के साथ एक बात कह दीजिएगा कि हमने अपने मेंबर्स को 63 का नोटिस दे दिया है और जिस मेंबर ने अभी तक वसूल नहीं किया वो जो ये प्रेस स्टॉक है उसको 63 का नोटिस ही समझा ताकि उनको डीसी किया जा सके। राना साहब, आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब की राय क्या, और राय जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो दी गई, इसके पीछे के खदशात क्या? भाई इसमें बड़ी सिंपल सी और सादी सी बात है। आज भी उन्होंने कहा कि उनका एक साथी कल से राब्ते में नहीं आ रहा और उन्हें खदशा है कि और भी कोई साथी राब्ते में नहीं आएगा। तो कानून ये कहता है, आइन ये कहता है और आपका बनाया हुआ कानून जो है, जिसे 63A के तहत आपने कहा नाअहली वोट कास्ट होगा, लेकिन उसके बाद उसकी मेंबरशिप हर चीज़ जो है ख़त्म होगी। लेकिन उसकी सूरत ये होती है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो अपनी जमात को हदायत जारी करे कि जनाब जमात का ये फ़ैसला है और जमात के इसको वोट डालना है। अगर उस फैसले के बाद कोई किसी और को वोट डालता है तो फिर वो 63A में आता है। अगर जमात ने हदायत ही जारी नहीं की और जमात की तरफ से ना कोई बाई रिटर्न में आया, ना कोई मेल गई, ना किसी टीवी पे ऐलान हुआ, ना किसी जलसे में कहा गया, तो फिर इस सूरत में तो यासर एक ही चीज़ है ना, फिर उन पर होता नहीं। इसलिए वो सारी चीज़ें उन्हें कही गई। सही। तो गेम बड़ी मज़ेदार है यासर साहब। चलें, गेम किस हद तक दिलचस्प है और किस मरहले में दाखिल होने वाली, ज़ुबैर उमर साहब से गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में किस हद तक इतफाक हुआ, किस हद तक नहीं हुआ, और ये इतफाक अगर हो गया है तो किन बुनियादों के ऊपर हुआ, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या पड़ेगा, मौलाना का किरदार क्या रहेगा, इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर साहब ने। ज़ुबैर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर उमर साहब, इब्तदाई तौर पर इतलात ये आई कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है उसने मुसव्वदे को मंजूर कर लिया, फिर ये भी खबर आ गई कि वफाकी काबीना ने भी इसे मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी तरदीदें बाद में मंजर आम पे आई। आज ये भी कहा गया कि सेनेट से मंजूर करवा लिया जाएगा, लेकिन पेश करने की नौबत तक ना आई। क्या समझते हैं कि कल के दिन की जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि इसे पेश किया जाएगा, मौलाना का किरदार क्या रहेगा सर उसमें? देखिए, एक तो ओवरऑल एक चीज जो सामने नजर आती है, आपने खुद कहा कि काबीना ने भी, कमेटी ने पहले पास कर दिया, फिर काबीना ने पास कर दिया, और फिर ऐसे ही एक्सपेक्टेड था कि सेनेट में पेश होगा और वहां से पास हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो असेसमेंट है सब लोगों की, वो यही है कि सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं थे हुकूमत के पास, और खासतौर पर JUIF के हवाले से, और उनकी नाराजगी भी हमने देखा पिछले 24 घंटे में खुल के सामने आई है। मुर्तज़ा साहब जो उनके लीगल एडवाइजर हैं मौलाना साहब के, उन्होंने जो सेनेट में स्पीच की, हैदरी साहब ने स्पीच की आज, तो उससे, और कल मौलाना साहब ने नाराजगी शो की और बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, बदमाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि नॉर्मली नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। बट रिफ्लेक्ट करता है कि उनका, और जो उनके JUI के मेंबरान बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि ताकि वो वोट डालें, और इस तरह से वोट वो शायद हो सकता है मुश्किल में आके डाल भी दें, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। और सेनेट में हमेशा से ये था कि सेनेट में शायद मुश्किल ज्यादा होगी नेशनल असेंबली के मुकाबले में हुकूमत को पास करवाने, इसलिए वो सेनेट में पहले लेके जा रहे थे और सेनेट से करवाना चाह रहे थे। तो इम्प्लीकेशन तो इसकी बहुत फार रीचिंग होंगी। इतना मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को कितना ठेस पहुंचेगा उस सबके सामने है। वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, हुकूमत के ताबे होगी। ठीक है, जो तरीक़ेकार बताया जा रहा है अपॉइंट करने का,
वो तो बिल्कुल क्लियर है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस के पर तमाम जजेस जो हैं जो लगाए जाएंगे वो हुकूमत की मर्जी के होंगे, क्योंकि जो टोटल वो कमेटी होगी जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और वो सारे लोग शामिल हैं, तो वो तो हुकूमत ही की ज्यादा फेवर में है नंबर। तो ये तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और जो एक किसी जिसको भी लगाएंगे वो जाके उधर किसी जज के खिलाफ वोट डाल देगा। तो बहुत इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पाकिस्तान की पास हिस्ट्री जो है वो इतनी खराब है जुडिशियल डिसीजन के हवाले से, इसको मजीद खराब करेगी। ज़ुबैर साहब, एक बड़ा शोर बचा हुआ है कि मसवदा जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जो मसवदा मौलाना साहब को दिया गया था, दिखाया गया था, अब वो मसवदा नहीं है, और इसका इजहार भी जो है मौलाना की जमात के लोग कर चुके हैं। क्या कोई ऐसी इतला है? पता नहीं जी, ये तो जाहिर सी बात है, मैं और आप तो यहाँ से बैठ के एक असेसमेंट ही कर सकते हैं जब तक JUI वाले खुद आके ये नहीं कहेंगे जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जी जो एग्रीमेंट हुआ था जाती उमरा में या कल जो भी बातचीत हुई थी, लेकिन एक चीज है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो जाती उमरा में सब अच्छा ऐसे लग रहा था। उससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब की मुलाकात हुई, उसमें भी ऐसी था कि एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कल से फिर एक इतलात जो आनी शुरू हुई, तो उससे और आज भी उससे तो ऐसे ही महसूस होता है कि JUIF अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है कंप्लीटली। जो भी अब जो तय पाया है और जो काबीना ने अप्रूव किया है, जो कमेटी ने अप्रूव किया है, तो लेट्स होप कि इसमें JUI उनका साथ ना दे। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह सकता हूँ कि अगर ये बिल ना पास हो सके तो पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि 25 से पहले इतनी उजलत क्यों दिखाई देती है? जहाँ तक वजाहत काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से आ चुकी है कि वो तो जाएंगे ही, लेकिन आपको ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के को रोकने के लिए ये सारी इतनी उजलत हो रही? जी, सिर्फ उनको रोकने के लिए एक्चुअली इसकी बॉटम लाइन जो है ना, इसका तमाम जो मकसद है, हालांकि यही जो अमेंडमेंट्स हैं आज से 1 महीने के बाद होती या 2 महीने के बाद होती, जस्टिस मंसूर अली शाह पुराने जो कानून के तहत चीफ जस्टिस बन चुके होते, तो लोगों के लिए हुकूमत की नीयत पर कोई शक न करता और सब ये समझते कि जेन्युइनली जुडिशियल रिफॉर्म्स करने जा रहे। लेकिन ये जो उजलत है कि 25 से पहले सब कुछ बने, अब 25 से पहले जाहिर सी बात है 24 तारीख उनकी लास्ट डेट है फाइज ईसा साहब की, और द फैक्ट कि जी उसमें 1 हफ्ता रहता है और बावजूद उसके नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ मंसूर अली शाह का। और अगर आप हुकूमत के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि आज के कानून के हिसाब से तो मंसूर अली शाह ने पढ़ना है, यानी कि कानून चेंज हो रहा है तो उसमें मंसूर अली शाह को वो चाहते हैं कि वो ना बने, और वो इसलिए चाहते हैं कि वो ना बने। आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने दोबारा वजाहत दी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उससे भी जाहिर है कि जी वो एक तरफ चल रहे हैं वो 8 जजेस जिसमें मंसूर अली शाह साहब सबसे आगे हैं, मुनीब अख्तर हैं और दूसरे जजेस हैं अतर मनीला वगैरह हैं, और हुकूमत जो है बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पर चलती है। इलेक्शन कमीशन पर दोनों तरफ से दबाव आ रहा है। जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से और बेसिक नॉर्म्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को वो फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए जो 8 जजेस ने फैसला दिया, लेकिन वो उन्होंने पिछले 3 महीने से दे हैव रिफ्यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दैट। तो जाहिर सी बात है उनको ये डर है कि जी अगर मंसूर अली शाह आ जाते हैं चीफ जस्टिस और जो उनके हम ख्याल जजेस हैं जिनकी थिंकिंग सबके सामने है, तो वो ना सिर्फ ये 8 ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बट वो फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सी चीजें खुलेंगी जिसका जाहिर है कंसर्न रूलिंग पार्टी के मेंबरान करते रहे हैं कि अगर वो आगे तो उधर सब कुछ उलट जाएगा। उसका तो मतलब ये होगा कि ट्राइब्यूनल अगर फैसला करना शुरू कर दें कि जी फॉर्म कौन कौन जीता था और कौन कौन हारा था, तो अभी जो मेजोरिटी है वो मिनोरिटी में तब्दील हो जाएगी। ये तो जाहिर बात है एक्सेप्टेबल ही नहीं। अगर हम वहां से शुरू करें कि वो बेसिक रीजन है, तो उससे हमें पता चलता है कि सब कुछ 24 से पहले होना है, यानी कि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो मंसूर अली शाह नहीं होंगे। तो आज और कल अगर अमेंडमेंट पास होती हैं फिर वो कमेटी बनेगी
जो रिकमेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को कि जी अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ जो अभी ड्राफ्ट में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक नए चीफ जस्टिस का तयन कर देंगे, वो XYZ जो भी होंगे, और वो होंगे जाहिर सी बात है जो मंसूर अली शाह की थिंकिंग नहीं रखते, उन 8 जजेस में से नहीं होंगे वो। तो बड़ा क्लियर है वो, तो जाहिर है हुकूमत विल गो एवरी एक्सटेंट टू इंश्योर के मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने। अच्छा जुबैर साहब, आपने कहा कि इस कौम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर यह है कि ये तरमीम ना हो। अगर ये तरमीम हो जाती है तो आप सियासी हालात कैसे देखते हैं? देखें, मुझे नहीं पता कि लॉयर्स किस किस्म का कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी है, एक तो अर्बन एजुकेटेड पाकिस्तानी है, उनको मायूसी होगी, शदीद मायूसी होगी कि अब इंसाफ हमें कहीं से भी नहीं। और इसी तरह से जो लीगल कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, जिसने बार बार एक्सप्रेस किया है कि जी ये नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं ये मायूसी फैलाएंगी कि आपने इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, और उस मुल्क में लेके आ रहे हैं जिसकी तारीख इतनी खराब है, जिसमें एग्जेक्टिव ने हमेशा जोर जबरदस्ती करके, डरा के, धमका के जुडिशरी को अपने फैसले करवाए हैं। अब अगर आप कानून भी ये होगा कि जी मैंने तो लगाया ही आपको है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। जब हाई कोर्ट के जजेस तक को पता होगा कि जी मेरी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो एग्जेक्टिव नहीं करनी, जैसे ब्यूरोक्रेट डिपेंड करता है एग्जेक्टिव पर फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, प्रमोशन एंड ट्रांसफर एंड एवरीथिंग, उसी तरह से आप जुडिशरी को बना देंगे, तो उसका रिएक्शन हो सकता है, कितना शदीद रिएक्शन होगा, कितनी जल्दी रिएक्शन होगा, लेकिन होगा तो सही। ये तो नहीं हो सकता कि जी रिएक्शन ही ना हो सकता है अगले 2-3 महीने हुकूमत समझे सब सही है, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल, तो जब वो एक एंगर रिफ्लेक्ट होकर सामने आएगा तो वो भरपूर रिएक्शन होगा, और मेरा ख्याल है उसमें कंट्रोल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा जुबैर साहब, इस सिफारिश को आप किस नज़र से देखते हैं कि जिसमें 184(3) के तहत वो जो सू मोटो का इख्तियार कभी चीफ जस्टिस के पास होता था वो फिर खुसूसी जजेस कमेटी को दे दिया गया, अब बात हो रही है कि वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंच के पास होगा, तो अगर वो आईनी बेंच के पास चला जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका बहुत, देखे ना, आईनी बेंच, एक तो ये बेंच विद इन अ बेंच एक बनाया जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट है, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल कमजोर होंगे कंपेयर टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि बनाया जा रहा है, जो हुकूमत ही नॉमिनेट करेगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे और उनके पास उसका सू मोटो का इख्तियार होगा, तो चीफ जस्टिस बैठ के क्या करेगा? चीफ जस्टिस का तो इसका मतलब पावरलेस होगा, उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं होगा। बाकी सारे जजेस उसके ताबे हों भी तो वो क्या करेंगे? जमीनों के केस करेंगे, झगड़े जो लोगों के हैं उसके फैसले करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो बड़े केसेस हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के अवाम का कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के अवाम का क्यों ये ताल्लुक मखसूस नशस्तों के हवाले से, उनका क्यों नहीं है ताल्लुक कि जी आप 2024 के इलेक्शन जो हुए थे वो सही हुए थे, गलत हुए? पाकिस्तान के अवाम ही का तो वोट मैंडेट छीना गया है, पाकिस्तान के अवाम को तो उससे डायरेक्टली इंटरेस्ट है कि कौन से जजेस बैठे हैं जो ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो जजेस बैठे हैं जिनका हमें पहले से पता है कि उन्होंने वही करना है जो हुकूमत वक्त चाहेगी, क्योंकि हमें तो लगाया ही हुकूमत वक्त है, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमें बनाया वो तो बनाया ही हुकूमत वक्त है, तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? वो फैसला कैसे करेंगे? सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कर ही नहीं सकते, तो ये मायूसी की बात होगी। जुबैर साहब, एक जो आज सेकंड वजाहत दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वाज़े तौर पे उस पर सारा जिक्र कर दिया कि तरमीमी एक्ट जो था इलेक्शन का वो इसका उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो इस फैसले पे उसका कोई असर नहीं है, फैसला जो है वो अव्वल है, फैसला जो है वो ठीक है। तो आप इस सारे मामले में क्या देख रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अब अनाउंस कर देगा या अब भी इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए, अगर उन्होंने करना हो तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। वो जो बैठते हैं ना, वो कहते हैं कानूनी मशीर उनको राय दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है या वजाहत दी है
उसके लिए मीटिंग कॉल की गई। वो किस लिए बैठ के सोचते हैं हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट ना करें, वो ये बैठ के सोचते हैं। वो ये बैठ के नहीं सोचते कि इम्प्लीमेंट करना है, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे ना करें। 3 महीने तो उन्होंने निकाल दिए यही करते करते कि हम किस तरह से ना करें इम्प्लीमेंट। अब जाहिर सी बात है उनको भी पता है इलेक्शन कमीशन को कि सुप्रीम कोर्ट एक हद तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं है जिसके थ्रू वो इन्फोर्स करवा सके। तो लेकिन इसके नतीजे जो है ना बड़े डेवस्टेटिंग होंगे पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर। कि अगर हम ये देखें ना, बहुत से फैसले पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आए हैं, बहुत से क्या बहुत ज्यादा हैं पॉलिटिकल फैसले जो कि गलत फैसले, और जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला था, या जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला था। मियां नवाज शरीफ का ज्यादा रेलिवेंट है कि उनको डिस्क्वालीफाई करने का फैसला किया गया 5-0। मेरी उस वक्त भी ओपिनियन थी, आज भी, कि वो गलत फैसला था। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया था। ये तो नहीं किया था कि जी हम नहीं मानते आपका फैसला। अब ये जो एक नया पाकिस्तान में एक तरीका शुरू हो गया है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराने पंजाब के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन हुकूमत वक्त ने और इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए। दे गॉट अवे विद इट। केपी में इलेक्शन होने 90 दिन में, दे गॉट अवे विद इट। अभी ये जो मखसूस नशिस्तों का है जो फैसला आ गया, दे गॉट अवे विद इट। तो ये तो एक नया एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत है जिसको आप बनाना रिपब्लिक कहते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव कम टू नो दैट लेवल कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट का तो फिर इख्तियार है ही नहीं। और अगर हुकूमत वक्त को ये राइट है फैसला करने का, ये फैसला सही नहीं है, तो फिर हर पाकिस्तानी लिटिगेंट को ये अलाउ होना चाहिए, जो लाखों करोड़ों लोगों के केसेस लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हैं, कि अगर मुझे फैसला वो सही नहीं लगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने किसी के घर पर या जमीन पर कब्जा किया हुआ है और कोर्ट फैसला करते हैं कि मैंने गलत किया है, तो मैं अपने जोरे बाजू से उसको रेजिस्ट करूंगा। मतलब ये तो बिल्कुल ही आप सोच लेना कि ये तो निजाम ही नहीं चल सकता, जुबैर साहब आगे चल ही नहीं सकता। अगर सर ये बताइएगा, आप जब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला माना था, उससे इनकार नहीं किया था, अब की बार आपकी राय ये है कि ये फैसले मानने नहीं चाहते इसलिए ये तरमीम करना चाहते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब की अब के मामले में उनकी मुशावरत, उनकी हिमायत शामिल है, या नवाज शरीफ साहब वो माजी के नवाज शरीफ नहीं रहे? माजी के नहीं रहे, अदरवाइज तो दायरे मुशावरत तो शामिल है। अच्छा, आज बिलावल भुट्टो वो तो देखे ना, उन्होंने कंसिस्टेंटली, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था, हमने भी 10,000 दफा टीवी पर भी बोला, सबने बोला, मियां नवाज शरीफ ने जो फेमस लिखा मुझे क्यों निकाला और ब्लेम किया कॉन्स्पिरेसी और वो तमाम चीजों को, लेकिन निकल तो वो गए थे ना। ये तो नहीं किया था कि मैं निकलूंगा ही नहीं, ये तो नहीं कहा था कि जी मैं नहीं चाहता, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कर लो जो करना है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। अब तो ये है कि जी हमने फैसला कर लिया 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए। अब आइन का वो तो एक देखे ना, ईस्ट पाकिस्तान का जो क्राइसिस था, ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस क्या था कि मैंडेट आपने तस्लीम नहीं किया था। यही हम सब आज बात करते हैं ना कि ईस्ट पाकिस्तान जो टूटा था उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिनको अवामी लीग को मैंडेट मिला था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अगर इम्प्लीमेंट किया जाता अवाम का मैंडेट तो बात यहाँ तक ना पहुंची। उधर आपने इलेक्शन होने के बाद मैंडेट नहीं तस्लीम किया था, यहाँ आपने इलेक्शन होने से पहले मैंडेट नहीं तस्लीम किया। आपने इसलिए इलेक्शन कराया कि जी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो मैंडेट ही नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये तो एक अजीब एक तरीकेकार है। आज PMLN की हुकूमत है, कल PTI की हुकूमत होगी, जमात इस्लामी की होगी। तो अगर यही तरीकेकार रहेगा, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल लीडरशिप अगर ये तरीकेकार बताएगी कि नहीं जी, जिस राना सनाउल्लाह ने कहा कि 8-2 तो छोड़े 15-0 भी तो होता तो हम नहीं मानते, तो फिर एक वो जो बेचारा एक लड़काना में या मुहीद के में या लाहौर में एक आम पाकिस्तानी है जिसके खिलाफ फैसला होता है, तो वो इसको भी नहीं मानना चाहिए। बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि माइट इज राइट, कि अगर मेरे खिलाफ फैसला है और मुझे पसंद नहीं है, मेरी लॉजिक के हिसाब से कोर्ट ने सही इंटरप्रेट नहीं किया, तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कानून कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे? कल अगर आप दूसरी साइड पर होंगे तो कैसे आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अगर उस वक्त की हुकूमत वक्त फिर वही करे जो आज हम कर रहे हैं।
सही, यानी कल अपोजिशन बेंचेस पे आप बैठे हुए और यही किरदार उस वक्त की हुकूमत का हुआ तो फिर आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हो जाएंगी, इसलिए सोच विचार से काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर उमर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। शेवदास ब्रेक के बाद खुशामदीद नज़रें। जिस तरीके से जुबैर उमर साहब ने कहा कि आज हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कल को अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठना पड़ सकता है, तो इसलिए सोच विचार ये करनी चाहिए कि तरमीम वो करें जो कल को आपको अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के भी सूट करे। ये ना हो कि आज हुकूमत पे बैठे हुए आपको सूट करे और कल अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए आपने सर पे हाथ रख के बैठे हों कि ये हमारे हाथों क्या हुआ था, हम अपोजिशन में आके फंस गए और हुकूमत जो है वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी है। जुडिशरी को अगर इस तरीके से काबू में करेंगे तो फिर आपके लिए सूदमंद नहीं होगा। तो अभी की जो तरामीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सिफारिशात क्या तैयार की थी, कानूनी टीम ने क्या बहस मुबाहिसा किया, मौलाना के सामने क्या चीज़ें पेश हुई और जिसकी तायद या तरदीद जो है वो गाहे बगाहे आ रही है, कभी तायद आती है कभी तरदीद आती है और किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक या उसका कोई जो बुनियादी माखज़ है वो सामने नहीं आ रहा है। इसके पीछे की वजूहत क्या है, माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़हर सिद्दीक साहब, क्या लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी रवाबित तो आपके भी हैं, आपकी माहिराना राय जो है वो भी शामिल की गई है, तो मौलाना क्या मुत्तफिक हैं तो कितने फ़ीसद, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं और किन शिकों पे नहीं? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम के पीछे जो है ये वोटिंग करा ली गई और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने इस आईनी पैकेज के अंदर एक लिमिट रखी हुई है जिसको बड़ी बारीक वारदात डाली है कि ये तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड नहीं बननी, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो चीफ जस्टिस है वो 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस में से लगेगा, लेकिन उनमें साथ एक और भी प्रोविजो ऐड कर दिया है कि उन तीनों में से अगर किसी ने डिक्लायर किया तो अगला होगा। तो वो बुनियादी तौर पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को वो लाना चाहते हैं और वो पूरी प्लानिंग कर ली उन्होंने। अब ये सिर्फ यही नहीं है, अब जब ये सारे मामला देख के मौलाना फजलुर रहमान की जमात से हमारी अगर जो मेरे तक इतलात आई है उसके मुताबिक वो उन्होंने उनके पीछे पास किया, तो इसको मानते नहीं है बहुत सी चीजों को। तो जहां तक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तान को वोटिंग का राइट देने के हवाले से तो वो चीजें डाल के असल में वो एक जाल फेंक गया उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटिंग डालने के लिए आ जाए, उनमें से मेजोरिटी के लोग तोड़ लिए जाए। ये एक बहुत बड़ी चाल है उनकी, इसलिए हमें पता है इस बात का, हमें अंदाजा भी है, हम किसी ऐसे ट्रैप में आने वाले नहीं। अभी जो तरामीम आई है और जो मौलाना फजलुर रहमान ने की है, इस सारों को हमने पढ़ लिया, ये तो जो डिस्कस हुई तो उसके खिलाफ है, यानी हमें इसमें तो कोई एतराज नहीं था कि आप आईनी बेंच बना लें, पर आईनी बेंच की तश्कील जो है वो उससे पहले जरा समझना है आपको एक बड़ा अहम मामला जो है कि जजेस की तैनाती के हवाले से जो अब जुडिशल कमीशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह गए, बाकी 8 के करीब जो है वो पार्लियामानी कमेटी के मेंबर होंगे। वो सेनेट में से 2 सेनेट में से 2 नेशनल असेंबली में से लिए जाएंगे, फिर एक औरत या एक माइनॉरिटी का बंदा सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी जरूरत कोई नहीं थी इस हवाले से। फिर अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी उनका, एडवोकेट अपना लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी उनका, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की नामजद करदा बंदा ऑलरेडी उनका, तो मेजोरिटी तो उनकी हो गई है। तो पार्लियामेंट फिर सिर्फ जजेस तैनात करने के अलावा बल्कि जजेस की परफॉर्मेंस, हैरान कुन बात है कि ये यानी जजेस को अब निकालने के लिए पार्लियामेंट की उंगली का एक इशारा होगा। वो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग पार्लियामेंट कमेटी के अंदर बैठे थे, ये इतनी बड़ी साजिश है कि जो तबाही और बर्बादी कर देगी, अदलिया की आजादी खत्म कर देगी। फिर इससे आगे चलते हैं हम कि मिसाल के तौर पर अब आईनी बेंच जो बनना है तो उसकी कंपोजिशन भी जो है वो चीफ जस्टिस ने नहीं करनी या चीफ जस्टिस की बनाई हुई कमेटी ने नहीं करनी, वो भी यही जुडिशल कमीशन करेगा और जुडिशल कमीशन में यही बैठ कर तय करेगा कि कैसे करना है, किस तरह करना है। तो जितने फैसले आने वाले दौर के अंदर अब जो आगे आएंगे जो आईनी तौर पर होंगे वो फिर ये यानी उससे जुरिस्डिक्शन हटाकर अपने पास ले ली जाएगी। फिर ये एक और बड़ी मजेदार आपके सामने तरमीम रख दूं और मैं आपको फजल बताऊंगा कि असल चाल क्या थी जो नाकाम हो गई है इनकी। आर्टिकल 215 में कह दिया है कि जो चीफ जब तक इलेक्शन कमीशन नया नहीं लगाएंगे ता क़यामत आ जाए और वो जब तक जिंदा है लगता है उसी वक्त तक वही रखा जाएगा। इस सिस्टम को बचाने के हवाले से ये काम उन्होंने किया। अब हुआ क्या, अब इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, अब मेजोरिटी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया
इन्होंने बहुत बड़ी एक साजिश चली। इन्होंने कहा स्पीकर यानी सेक्रेटरी कौमी असेंबली को भेजा इलेक्शन कमीशन के पास, वो जाके मीटिंग कराए और जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। अब इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है आर्टिकल 51 और 106 की, तो वाज़ेह तौर पर तरमीम आ चुकी है और आईनी जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की उसका तो असर नहीं होगा। तो उसके लिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया। इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और बांध के रख दिया आर्टिकल। और वो जो साजिश थी कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं लोग थे, वो मेजॉरिटी नहीं है। अब वो सारे इस पूरे कर्तव्यता में देखे आईनी तरमीम में 3 दिन का टाइम रखा है चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, तो वो 22 अक्टूबर को खत्म हो रही है। तो 22 से पहले ये तरमीम पास करना चाहते हैं। इनके पास मेजॉरिटी है नहीं। हम लोग तो असेंबलियों के अंदर बिल्कुल जाने नहीं वाले हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, इमरान खान साहब इजाजत देंगे तो तब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन मैं आज भी तजवीज दे रहा हूँ, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बिल्कुल उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। जो भी आईनी तरमीम होनी है ये 25 के बाद देखी जाएगी, इतनी जल्दी नहीं है। अजहर सदीक साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी 8 सीनियर जजेस ने जो एक वजाहती नोट 2 भेजा है, इसके बाद आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर अमल कर लेगा? और क्या आपके पास कोई इतला है कि कल कोई ऐसी पटिशन जारी है सुप्रीम कोर्ट के इस पर अमल दरामद फौरी करवाया जाए? मैंने अभी आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया है राणा साहब, एक तौहीन अदालत का नोटिस मैंने दे दिया कि हम तौहीन की दरखास्त ले जाने वाले हैं और बाकायदा वो नोटिस जारी कर दिया और वो ईमेल पे वसूल भी हो गया इलेक्शन कमीशन को भी, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी, 3 सूबाई असेंबलियों के जो स्पीकर है उनको भी चला गया है। और वो तौहीन अदालत तो हो चुकी है ना, यानी बुनियादी तौर पर 12 जुलाई का पहला फैसला है, शॉर्ट ऑर्डर है। फिर 13 सितंबर का है, उसके पैरा नंबर 5 के आखिरी पैरे पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूड आप जो है ना बार बार उसकी वायलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 23 सितंबर का तफसीली फैसला आ गया जिसमें उसका हिस्सा बना दिया। और आज 18 अक्टूबर वाले के पैरा 5 के आखिर में पढ़ ले, आर्टिकल 189 की इम्प्लीमेंटेशन है और जजमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, वो नहीं किया है। तो तौहीन अदालत तो हो चुकी है। इसमें उस पर अब आपने उसके लिए 2 रेमेडी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तौहीन की दरखास्त दायर की जा सकती है और मैंने तो सजेशन दे दी है कि वो दायर कर दी जाए। लेकिन साथ साथ में लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑलरेडी मामला चल रहा है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है इसको चैलेंज किया है, उसमें सुबह मैं दरखास्त एक और फाइल कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, ताकि उस फैसले पर अमल दरामद हो। सर ये जो अजहर साहब, ये जो आप लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, उस जो मुसव्विदा है उसके अंदर तो ये भी सिफारिश है कि 186A के तहत हाई कोर्ट्स के जो केसेस हैं वो दूसरी हाई कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कर लेगी। दुआ कर ले कि 2-3 दिन पहले ही आपका सारा फैसला हो जाए, नहीं तो ये केस तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही। आई मस्ट एप्रिशिएट कि आपने पूरी 26 के 26 तरामीम पढ़ ली है। ये बड़ा डेंजरस वेपन है। पहले तो ये था कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट का ट्रांसफर किया जाएगा, ये उससे खतरनाक प्रोविजन है। ये क्या है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस है उसको लाहौर में लाया जाए, या लाहौर में कुछ केसेस जैसे आपने अभी बताया है वो वहां से उसको ट्रांसफर कर लिया जाए। ये एक बड़ी इसलिए मैं अगर मुझसे पूछते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये आइन नहीं दिया था जो आइन की शक्ल ये बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट जो ये कह रहे हैं जजेस अपॉइंटमेंट का, भाई उनकी रूल ऑफ लॉ की कंप्लायंस तो देखे कि वहां पार्लियामेंट में इस तरह जुगात नहीं लगती जो हाल ये है यहाँ तक। यानी इस पार्लियामेंट ने, अभी मैं आपके सामने ये बता दूं, ये जो पार्लियामेंट जिसकी बातें कर रहे हैं ना सुप्रीमेसी की, इन्होंने आइन में तारीख इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर को है। 104 आर्टिकल और 48 105 और 48 आर्टिकल इन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को कह दिया। याद ना 62(1) के तहत वो क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड है, वो पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है। इन्होंने 232 में तरमीम करके 5 साल कर दिया। फिर इलेक्शन 51 और 106 के तहत मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक सीटें मिलनी है, इन्होंने सेक्शन 66 में और 104 और 104 बनाकर उसमें से ये इख्तियार अपने पास रख लिया कि हम जिसको मर्जी दे रहे। तो ये तो जो जितनी बेतौकीरी इन्होंने की है, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में आइन को इस तरह तोड़ा होगा। और ये बड़ी खतरनाक साजिश चल रही है और इससे इस मुल्क की जमहूरियत कमजोर। वोकला देखे आपको पहले बता दिया हुआ, ये हमारा डर और खौफ ये है
कि वो जो आईनी कोटे बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना सके। अब आईनी बेंचेस की तरफ आए तो आईनी बेंचेस में भी हमारी वाज़ेह रिजर्वेशन है, बतौर वकील भी और बतौर पार्टी के तौर पर भी, कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम इस आईने पाकिस्तान की जो असल शक्ल है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है, और इस पर अमल दरामद जिस आइन और कानून के मुताबिक होना है उस पर होना है, लेकिन ये होने नहीं दे रहे और अभी भी इनको होश के नाखून नहीं है। हमारी तो इतलाह के मुताबिक जो है खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम, उनका एक सेनेटर मिसिंग है। हमारे बारे में भी कुछ लोगों के इतला तो मौजूद है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो हालात आगे चल रहे हैं ना, तो अब मुझे तो नजर आ रहा है कि ये आईनी तरमीम शायद पास ना हो जाए, इनका भांडा जो है वो पूरी तरह से फूट जाना है। हो सकता है 25 के बाद अगर कोई नई कोशिश की जाए, 25 तक तो मैं नहीं देख रहा कि आईनी तरमीम हो सके। यानी आप नहीं देख रहे कि 25 तक कोई आईनी तरमीम हो सकती है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर खबरें जो हैं उनके अंदर नंबर गेम पूरे होते दिखाई नहीं देते। बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीक साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज दूसरा वजाहती फैसला जो है वो जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से, कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे दिगर बेशुमार जो हैं उनके इजलास हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ सिफारिशात मंजर आम पे आई लेकिन हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात क्या हैं और उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मखसूस नशिस्तों का इजरा किसे और कब किया जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझते हैं कि आज भी इजलास बेनतीजा रहा, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वजाहती फैसला आ चुका, अब दूसरे वजाहती फैसले के बाद क्या कोई मजीद वजाहत दरकार है? नहीं, अब मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मुश्किलात में घिर गया है। वो सैंडविच बन गया है। एक तरफ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, स्पीकर के खतूत आ रहे हैं, और साथ साथ वो जो पार्लियामेंट एक्ट बना था, यानी जो इलेक्शन एक्ट को हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसकी बना पर वो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को आगे, अब वो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करने के रवादार नहीं है उस इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद। लेकिन मामला बड़ा सीरियस हो चुका है। आज जो वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी रिट को बरकरार रखेंगे, अपने इख्तियारात को मनवाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना ये है कि जनाब हमने नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो रजिस्ट्रार हाई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जरिए जमा कराई हुई है, उसका 1 महीना हो गया, अभी तक फैसला नहीं आया है। उसमें हमारे बड़े तफजात हैं, और हमने ये कहा है कि 12 जुलाई का जो फैसला आया है वो मफरूज़ों पर मबनी है, हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मामला बड़ा सीरियस हो गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपनी रिट को प्रकार रखेगी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पार्लियामेंट का सहारा लेगा, लेकिन सारे मामला को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना ये है कि जो नजर सानी की दरख्वास्त दी है वो अपने जो बनी हुई है बाकायदा एक प्रोसीजरल तरीके के तहत नए सिरे से असरे 9 जो है उसका एक बेंच तफसील दिया जाए, और वो बेंच जो है वो फैसला करे नजर सानी के बारे में। अब वो बेंच भी नहीं बनना, चीफ जस्टिस भी खामोश हैं, और जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से तो बाकायदा वजाहत आ गई है। तो ये मामला बहुत सीरियस होते जा रहे हैं, और नजर ये आ रहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर गौर व खोज तो कर रहा है। कमर साहब, जिस तरह आपने अभी तफसीली बताई है कि उन्होंने एप्लीकेशन नज़र सानी दरखास्त दी है, और वो चाहते हैं कि जब तक उसका फैसला ना हो उस वक्त तक वो भी किसी फैसले पर अमल नहीं करेंगे, ज़ाहिर तो यही नज़र आ। इस तरह तो हमें तहरीक इंसाफ ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से एक एप्लीकेशन दी हुई है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दी हुई है। तो क्या फिर वो सारे लोग रिजल्ट को मानने से इनकार कर दें? क्या करें फिर वो? नहीं, ये बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किलात में घिर गया है। उससे निकलने के लिए इसको सबसे बड़ा तो आसान तरीका तो यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 12 जुलाई का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है उस पर अमल दरामद करें। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब अगर आपने अपना हुक्म मनवाना है तो जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसको आप करदम करार दे दें।
सर मैं ये बता दें आपकी नज़र में क्या है? हमारी नज़र फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं आएगा, और अगर ये बात आगे आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन दुरुस्त कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया ये वज़ाक़ती नोट जो है ये दुरुस्त है? नहीं, बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब देखेगा कि हमारा अमल दरामद नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट लगाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कंटेम्प्ट लगाने के उनके पास इख्तियारात है। उस कंटेम्प्ट में जहाँ इलेक्शन कमीशन को ने अगर सीटें रिजर्व सीटें दे दी तो बहुत बड़ा सीरियस कंटेम्प्ट लगेगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में शामिल होगा। आप देखते साथ साथ बहुत बड़ा होगा, लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए कि 12 जुलाई का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करें, ताकि ये आईनी और कानूनी बुरान जो है कम अज कम इलेक्शन कमीशन की सतह पर नहीं होना चाहिए। अच्छा कुंवर साहब, आपने एक और बात की, आपने कहा कि उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त दी है कि नया बेंच तश्कील दिया जाए। अभी तक के सर रूल्स के मुताबिक अगर नजर सानी की दरख्वास्त भी लगती है तो वो सेम बेंच के सामने लगेगी, नया बेंच कैसे हो सकता है? और वो भी फुल कोर्ट है, तो फुल कोर्ट का नया बेंच सर क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फुल कोर्ट बनेगी। ये जो फैसला आया है 8 जजों का, 13 जजों का फैसला है, 5 मुखालिफ है और 8 उन्हें हक में दिया है। 13 जजों का बेंच बना हुआ है, तो फुल कोर्ट बनेगी 17 जजों पर। इतना कोई आसान काम तो नहीं है ये। तो फिर जब ये है एक चीज़ आपको भी क्लियर नज़र आ रही है, और ये वज़ाहती नोट जो है वही जो इन्होंने एक एप्लीकेशन एक और वज़ाहत के लिए कि जनाब हमें इसमें क्लियर किया जाए, उसके जवाब में ये दिया गया है। नज़रसानी तो लगेगी जब उस वक्त लगेगी, नज़रसानी में फैसला आता है कि ख़त्म हो करो, ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या माजी में कोई ऐसी आपको नज़र आती है कि जब ये इलेक्शन कमीशन नहीं थे, किसी एक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदुली की हो? आज तक नहीं हुआ। बाकायदा कभी भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मनोअन अमल दरामद होता रहा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ऐसे फैसले दिए जो आइन से मारवा थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया। तो इन हालात को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि माजी की रवायत में तो तस्लीम करना है, तो अभी 8 जजों का फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के बारे में गौर खोज करे। कुंवर दिलशाद साहब, सर उस पर अमल दरामद करना होता तो इब्तदाई तौर पे किया जा सकता था। इलेक्शन तरमीमी एक्ट तो उसके कई दिनों बाद आया, वो जो रोक के रखना था तो वो किसकी मंशा के मुताबिक रोक के रखा गया? अब देखिए जी, आईनी बुरहान तो पैदा होते रहते हैं। अब ये जो आईनी पैकेज लेके आए हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा। जो आज जो बिलावल जरदारी ने हैदराबाद में स्पीच की है, तो उन्होंने डायरेक्ट मौलाना फजल रहमान पर हम अटैक किया है, और साथ साथ ये भी कहा मेरी आखिरी मुलाकात हो गई है, साथ ये भी कहा अगर ये नहीं होगा तो जमहूरियत को खत्म हो जाएगी। जब कौन सी जमहूरियत खत्म हो जाएगी? आइन में तरमीमें होती रहती हैं। ये जो सारे मामला चल रहे हैं, तो बहुत आइनी बुरहान पैदा हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह कि अगर ये बिल पास हो जाता है, आइनी तरमीमें हो जाती है, तो मुझे नवाज शरीफ का जो है वो मुझे नजर नहीं आ रहे, सॉरी मुझे शहबाज शरीफ की हुकूमत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल किस तरह इसलिए ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नजर नहीं आ रही। बिलावल ने तो आज ललकार के साबित कर दिया ना, वो तो सबको क्लियर हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ तो बेचारा खामोश बैठा है। नहीं, नवाज शरीफ बेचारा दरमियान में बैठा हुआ, खामोश बैठा हुआ, वो तो ठीक है। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मुझे खतरे में नजर आ रही है कि जिस अंदाज से बिलावल मुतरक है, इतनी मुस्लिम लीग मुतरक नहीं है। मुस्लिम लीग कोई जलसे नहीं कर रही और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ड्राइंग रूम में खाने खा रहे हैं, लेकिन बिलावल जरदारी ने पूरा सिर जो है वो कंपेन चलाई हुई है। साथ ये कि मैं एक ऑर्डर पास करा के लाऊंगा, या बिल पास करा के लाऊंगा। उसका नजर क्या आ रहा है? इसका नजर ये आ रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट खतरे में है। यानी इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतहर्रिक होना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खतरे में चले जाने का इशारा है, अगर ये अमेंडमेंट जो है वो पास हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।